नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म। राजस्थान जीके कर रहे हैं साथियों, जिसमें हमारी 2 क्लासें पहले हो चुकी हैं। आज की क्लास हमारी तीसरी क्लास रहने वाली है और हमारा जो टॉपिक है राजस्थान जीके के अंदर वो चल रहा है राजस्थान भूगोल का। और राजस्थान भूगोल में हम पढ़ रहे हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक, राजस्थान का अफवाह तंत्र। और राजस्थान के अफवाह तंत्र के अंदर हम पीछे 2 लेक्चर कर सके हैं, जैसा कि हमने पहले बताया। और आज की क्लास हमारी तीसरी क्लास रहने वाली है। तो चलिए साथियों, हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी क्लास की ओर। तो हम कर चुके हैं साथियों राजस्थान के अफवाह तंत्र की शुरुआत। साथियों, हमने इसके अंदर पिछली कक्षा में किया है साथियों आंतरिक अफवाह तंत्र की प्रमुख नदियां। आंतरिक अफवाह तंत्र की प्रमुख नदियां। यह प्रमुख नदियां हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं साथियों, जिसके अंदर हमने गगर नदी को पढ़ा, कांतली नदी को पढ़ा, थाबी नदी को पढ़ा, रूपारेल नदी को पढ़ा और कांकने नदी को पढ़ा साथियों। और आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और जिसके अंदर हम करेंगे साथियों सांबर में गिरने वाली आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी। सांबर झील में गिरने वाली आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी। यह नदियां 4 नदियां पढ़ेंगे साथियों, जो कि सांबर झील के अंदर गिरने वाली हैं। और बता दें, सांबर झील भारत की दूसरी और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि जयपुर के अंदर है साथियों। और यहीं से किया जाता है राजस्थान में सर्वाधिक नमक का उत्पादन। सांबर झील के बारे में कुछ थोड़ा सा जानेंगे साथियों कि सांबर झील राजस्थान में किस किस क्षेत्र में फैली हुई है और किन जिलों की सीमा पर है, ताकि हमें पता चले साथियों कि इसके अंदर आकर गिरने वाली जो आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां हैं उनका बहाव क्षेत्र कहां से होकर आता है। चलिए साथियों, हम बात कर लेते हैं साथियों इसके सांबर झील। किसकी साथियों? सांबर झील की बात करते हैं। सांबर झील मुख्यतः जयपुर क्षेत्र में है साथियों। किस क्षेत्र में है साथियों? जयपुर क्षेत्र के अंदर है। और इसके निर्माण के बारे में 2 तथ्य हैं साथियों। कितने तथ्य हैं साथियों? 2 तथ्य। सांबर झील का भूगोलवेताओं के अनुसार, जो वैज्ञानिक हैं उनका मानना है कि सांबर झील एक प्राकृतिक झील है। लेकिन बहुत सारे शिला अभिलेख मिले हैं जिसमें इस सांबर झील को एक कृत्रिम झील के रूप में माना गया है। और वह शिलालेख है साथियों बिजोलिया शिलालेख। कौन सा साथियों? बिजोलिया शिलालेख है, जिसके अंदर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सांबर झील जो है यह वासुदेव चौहान के द्वारा निर्मित है साथियों। बता दें साथियों कि वासुदेव जो चौहान हैं उन्हें चौहानों का जनक माना जाता है साथियों, कि चौहान वंश का जो जनक है वो वासुदेव चौहान को माना जाता है। और इन दोनों को देखते हैं साथियों। पहला हमने देखा साथियों कौन सा? कि भूगोलवेताओं के अनुसार। किसके अनुसार? भूगोल वेताओं के अनुसार।
भूगोलवेताओं के अनुसार साथियों यह एक कौन सी झील है? प्राकृतिक झील। कौन सी झील है? प्राकृतिक। लेकिन वहीं एक दूसरा तथ्य और है साथियों, वो है पिजोलिया शिलालेख के अनुसार। कहां साथियों? पिजोलिया शिलालेख। पिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस झील का जो निर्माण है वह वासुदेव चौहान ने करवाया। वासुदेव चौहान ने करवाया, जो कि चौहान वंश के जनक थे। सांबर में हम देखते हैं कि कौन कौन सी नदियां प्रमुख रूप से गिरती है। देखिए साथियों, हम बात कर रहे थे सांबर झील। किसकी साथियों? सांबर झील की बात कर। जैसा कि हमने बताया कि यह प्रमुख रूप से जयपुर के अंदर। देखिए साथियों, इसके अंदर कौन कौन सी नदियां आकर गिरती हैं। सबसे पहली और सबसे प्रमुख नदी जो आकर गिरती है साथियों, वह इसमें आकर गिरती है साथियों मेंथा नदी। कौन सी नदी साथियों? मेंथा नदी आकर गिरती, जो कि सांबर झील के अंदर सर्वाधिक लवणता लेकर आती। क्या लेकर आती है साथियों? सर्वाधिक लवणता लेकर आती। कौन सी नदी? मेंथा नदी। और दूसरी प्रमुख नदी है साथियों हमारी रूपनगढ़ नदी। कौन सी नदी? रूपनगढ़। रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी अजमेर जिले के अंदर बहती। किस जिले के अंदर साथियों? अजमेर जिले के अंदर बहती है। और दो एक छोटी छोटी प्रमुख नदियां दो और हैं, वह है खारी व खंडेला। खारी व जो खंडेला नदी है साथियों, यह सीकर और जयपुर की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से साथियों? जयपुर और सीकर की सीमा पर पहाड़ी की एक छोटी सी श्रृंखला है, वहीं से यह दो छोटी नदियां निकलती हैं, खारी नदी और खंडेला नदी, जो कि विलुप्त कहां पर होती हैं आके साथियों? सांबर झील के अंदर है। आज हम इन्हीं चार नदियों की बात करेंगे। नंबर 1 मेंथा नदी साथियों, नंबर 2 पर खारी व खंडेला नदी, और चौथी हम बात करेंगे साथियों रूपनगढ़ में। तो एक क्रमबद्ध रूप से चलना है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखनी है। जैसा कि हमने पढ़ा कि सांबर में प्रमुख रूप से 4 नदियां गिरती हैं। सबसे पहली नदी मेंथा नदी, नंबर 2 पर खारी नदी साथियों, नंबर 3 पर खंडेला नदी साथियों, और चौथे नंबर पर जो हमने पढ़ी साथियों वह है हमारी अजमेर में बहने वाली रूपनगढ़ नदी। कौन सी साथियों? रूपनगढ़ नदी। चलिए क्रमबद्ध रूप से इसका हम करते हैं अध्ययन। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं सांबर में गिरने वाली प्रमुख नदी, जैसा कि बताया। देखिए साथियों, हम आज राजस्थान में सिर्फ किन जिलों की बात करने वाले हैं? राजस्थान में आज हम बात करने वाले हैं मैप के अंदर जयपुर जिले की। एक तो करेंगे जयपुर जिले की बात, नंबर 2 बात करेंगे सीकर जिले की बात, नंबर 3 बात करेंगे नागौर जिले की, और नंबर 4 पर बात हम करेंगे अजमेर की। यह 4 डिस्ट्रिक्ट ही सांबर में गिरने वाली प्रमुख नदियों के प्रमुख स्थान रहने वाले। सांबर झील जो है यह जयपुर के इस बॉर्डर क्षेत्र पर, इस सीमा पर है सांबर जो झील। सांबर झील प्रमुख रूप से जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मानी जाती है, लेकिन यह सीमा पर होने के कारण कुछ क्षेत्र
नागौर का भी इसके अंतर्गत आता है और कुछ क्षेत्र अजमेर का भी इसके अंतर्गत आता है। देखिए हमने पहले हम बात कर चुके हैं कि कौन कौन सी जो नदियां हैं वो कहां से निकलने वाली। सबसे पहले बात हम करेंगे मेंथा नदी। मेंथा नदी का उद्गम जयपुर से ही होता है और जयपुर से बहती हुई यह सीकर में आती हुई, सीकर में बहने के बाद यह नागौर में बहती हुई कहां पर आ गिरती है, सांभर में आकर गिरती है। तो यह कितने डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहाव है इसका, जयपुर, सीकर और नागौर, 3 जिलों के अंदर यह बहाव क्षेत्र इसका है। कौन सी नदी का, मेंथा नदी। कौन सा साथियों, मेंथा नदी, मेंथा नदी का। और मेंथा नदी का जो उद्गम स्थान है साथियों वह है मनोहरपुरा की पहाड़ी, मनोहरपुरा की पहाड़ियां उत्तरी अरावली की प्रमुख पहाड़ियों में से एक है। मनोहरपुरा की पहाड़ियां जो कहाँ है, जयपुर के अंदर है। और यहीं से निकलती है हमारी मेंथा नदी जो कि सांभर झील के अंदर सर्वाधिक लवणता ले जाने का काम करती है। नंबर 2 पर हम बात करते हैं साथियों। अब बात करते हैं सीकर और जयपुर के इस सीमा पर पहाड़ियों की। तो यह पहाड़ियां कौन सी हैं, जयपुर प्लस सीकर की पहाड़ियां। इन्हीं पहाड़ियों से निकलती है खारी व खंडेला नदी। कौन सी साथियों, खारी व खंडेला नदी निकलती, खारी व खंडेला नदी निकलती है इन्हीं पहाड़ियों। चलिए की पहाड़, यहीं से निकलेंगी हमारी 2 प्रमुख नदियां खारी और खंडेला नदी। इन्हीं पहाड़ियों से 2 नदियां निकलती हैं, एक तो खारी नदी साथियों और दूसरी जो नदी निकलती है वह है खंडेला नदी। पहली नदी कौन सी साथियों, खारी नदी। यह कोई बड़ी ज्यादा नदियां नहीं है, यह छोटी छोटी नदियां हैं जो कि नाले के रूप में बहती, किसके रूप में, नाले के रूप के अंदर बहती हैं। कोई ज्यादा बड़ा बहाव क्षेत्र नहीं है, यह केवल एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही बहती हैं और सांभर में आकर विलुप्त हो जाती। नंबर 4 पर बात करेंगे साथियों। हमारी जो प्रमुख नदी है वह है रूपनगढ़। रूपनगढ़ नदी अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहती हुई सांभर के झील के अंदर आकर विलुप्त हो जाती है। तो रूपनगढ़ जो नदी है इसका मुख्यतः जो बहाव क्षेत्र है वह अजमेर डिस्ट्रिक्ट है साथियों। कौन सा साथियों, अजमेर डिस्ट्रिक्ट है। तो यह जो नदी है साथियों वह है रूपनगढ़, रूपनगढ़ नदी है, रूपनगढ़ नदी। क्रमबद्ध रूप से एक एक नदी को विस्तृत रूप से आगे भी जानेंगे, ये नहीं कि यहां तक कर लिया नदियां हो गई, जी नहीं, एक एक नदी को विस्तृत रूप से आगे भी पढ़ेंगे। देखिए साथियों, रूपनगढ़ नदी, रूपनगढ़ नदी के ऊपर यहां पर एक नगर है। क्या है साथियों, एक नगर है अजमेर के अंदर, उस नगर का नाम है सलेमाबाद, सलेमाबाद। और इसी सलेमाबाद को नए नगर के नाम से जाना जाता है और उसका नाम है निम्बार्क नगर, निम्बार्क नगर। इसीलिए कहा जाता है कि निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वह सलेमाबाद अजमेर के अंदर मानी जाती है। और बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर यह पूछा गया प्रश्न है साथियों कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है, तो सलेमाबाद अजमेर के अंदर है। और किस नदी के किनारे है, तो रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। इसी प्रकार से जो मेंथा नदी है जो सर्वाधिक लवणता लेकर आती है
उसी नदी के किनारे नागौर के अंदर यहाँ पर दो और स्थान है साथियों। एक स्थान का नाम है साथियों लूणवा गांव। कौन सा गांव? लूणवा गांव है साथियों। और दूसरा जो है साथियों वह है नावा। कौन सा? नावा। लूणवा गांव है यह जैन धर्म का केंद्र है। किसका? जैन धर्म का केंद्र माना जाता है। और जो नावा है यह है नमक मंडी। कौन सी? नमक मंडी। नावा है जो कि नागौर के अंदर है। चलिए साथियों बात करते हैं अपने इसके नेक्स्ट स्लाइड की। हमने 4 नदियां प्रमुख रूप से जानी समर के अंदर गिरने वाली। कौन सी? मेंथा नदी, खारी नदी, खंडेला नदी और रूपनगढ़ नदी। इन चारों को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे एक एक करके साथियों। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा मेंथा नदी। तो मेंथा नदी का उद्गम जो है जैसा कि हमने पहले जाना यह मनोहरपुरा की पहाड़ियों से निकलती। किन पहाड़ियों से निकलती है? मनोहरपुरा की पहाड़। मनोहरपुरा की मनोहरपुरा की पहाड़ियों से इसका उद्गम है। और यह जो पहाड़ियां हैं वह किस डिस्ट्रिक्ट में है साथियों? जयपुर के अंदर। कहाँ है? जयपुर के अंदर। और बहाव के जिले कौन से हैं? तो जयपुर से तो यह उद्गम होती है और सीकर में बहती है। और सीकर में बहती हुई नागौर के अंदर जाती है और नागौर से यह वापिस जयपुर के अंदर एंटर होकर सांबर झील में गिर जाती है। तो प्रमुख रूप से यह 3 जिलों के अंदर बहाव क्षेत्र इस नदी का है। इसको प्रमुख रूप से याद रखना है, इसका बहाव क्षेत्र। देखिए इसका विलुप्त का तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। ये चारों की चारों नदियां किस झील में गिर रही हैं? सांबर झील में गिर रही हैं। तो विलुप्त का तो हमें यहाँ पर कोई संशय नहीं होना चाहिए कि सांबर झील में गिरती है। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिए इस तथ्य को कि यह जो नदी है यह सांबर झील में सर्वाधिक लवणता लेकर आती है। क्या लेकर आती है साथियों? सर्वाधिक लवणता लेकर आती है। और इसी लवणता के कारण इस सांबर झील के अंदर नमक का उत्पादन किया जाता है। आगे हम बात करेंगे साथियों नंबर 2 पर छोटी छोटी 2 नदियां खारी व खंडेला नदी। जैसा कि हमने बताया साथियों कि खारी व खंडेला नदियां जयपुर और सीकर की पहाड़ियों से उद्गम हो रही थी। तो कहां से? जयपुर व सीकर की पहाड़ी। और साथियों इसमें इतना ही याद रखना है कि खारी व खंडेला का उद्गम स्थान ही याद रखना। इसकी कोई और अन्य विशेषता नहीं पढ़नी क्योंकि यह छोटी छोटी नदियां हैं। और हम आगे पढ़ने वाले हैं जो प्रमुख रूप से रहने वाली है हमारी आज की चौथी नदी साथियों वह है रूपनगढ़ नदी। जैसा कि हमने जाना कि रूपनगढ़ नदी जो है यह अजमेर से बहती। कहां से बहती है साथियों? अजमेर से बहती है। और अजमेर के अंदर एक पहाड़ियां हैं किशनगढ़ की पहाड़ियां। और उन्हीं किशनगढ़ पहाड़ियों से ही उद्गम होता है रूपनगढ़ नदी का। किसका? रूपनगढ़ नदी का। तो किशनगढ़ की पहाड़, किशनगढ़ की पहाड़ कहाँ है साथियों? अजमेर के अंदर है। इसको भी याद करते जाना है क्योंकि भूगोल जो जब जब अपने किसी जियोग्राफिकली स्थान की बात करते हैं तो वो तो ना किसी संस्कृति से अछूता है और ना ही वहां के इतिहास से अछूता है। तो सारी चीजें कवर करता है कौन? भूगोल। यदि भूगोल को अच्छे से कर लिया तो संस्कृति भी अच्छे से होगी और इतिहास को भी अच्छे से होना पड़ेगा। इसलिए शुरुआत ही हमने कहां से की है? भूगोल से की है। चलिए और विलुप्त का तो हमें पता ही है कि ये कहां पर विलुप्त हो गई। तो
सांबर झील के अंदर विलुप्त हो, और इसका अभाव जो है वो केवल हम जानते हैं कि अजमेर जिले के अंदर ही यह बहती है। और नदी के किनारे यहाँ पर एक नगर पड़ा था जो कि एक प्रसिद्ध है, वह है सलेमाबाद। कौन सा साथियों? सलेमाबाद। यह सलेमाबाद का वर्तमान में नाम चेंज कर दिया गया है और नया नाम कर दिया है, कौन सा साथियों? निम्बार्क नगर। कौन सा साथियों? निम्बार्क। इसी निम्बार्क नगर के कारण यहाँ पर जो संप्रदाय पाया जाता है उस संप्रदाय का नाम है निम्बार्क संप्रदाय। और जैसा कि पहले भी बताया कि यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, कौन सा? कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? कि प्रधान पीठ कहाँ है साथियों? सलेमाबाद अजमेर के अंदर है। सलेमाबाद अजमेर के अंदर। हमने आज की साथियों सांबर के अंदर गिरने वाली 4 नदी, मेंथा नदी, खारी नदी, खंडेला नदी और रूपनगढ़ नदी। और आज का एक प्रश्न है आप लोगों के लिए जो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे साथियों कि इसका आंसर क्या रहने वाला। जैसा कि हमने कल जाना बाणगंगा नदी के बारे में कल चर्चा की थी, है ना? तो उसी के आधार पर यह प्रश्न है और वहीं से अपने यह प्रश्न करना है। तो प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी नहीं है। नहीं को नोट करना है, सर्कल करना है ताकि प्रश्न गलत नहीं हो सके। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही करना है, किस नदी को आंतरिक अफवाह तंत्र के अंदर नहीं गिना जाता। विकल्प के अनुसार ही हमारा उत्तर होगा साथियों। आशा करता हूं आज की क्लास आपको बहुत ही बढ़िया लगी होगी और बार बार इन क्लासों का रिवीजन करते रहें ताकि परीक्षा हॉल के अंदर जब हम बैठते हैं तो हमारे मानसिक चेतन के अंदर इन नदियों का प्रतिबिंब प्रमुख रूप से बन जाना चाहिए। शुक्रिया साथियों, मिलते हैं अफवाह तंत्र के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।